हो गया लाइव? क्या मैं देख रहा हूँ सभी को? गुड इवनिंग। थोड़े से कमेंट्स छोटे करेंगे प्लीज। वसुदेव, पवन, रवि, राहुल, मनीष, दीपक। सौरभ क्या कह रहा है? आप सर जिस तरह से पढ़ाते हैं मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इंग्लिश में इतना सब कुछ होता है। It seems that we are coming close to our job. Oh, thank you, Manas. Good evening, everyone. जी सौरभ जी, बिल्कुल। गुड इवनिंग सर। गुरु विज्ञान का थैंक यू रविकांत। गौरव ने कितना अच्छा सवाल पूछा है सर। गौरव ने सवाल पूछा है कि ग्रामर के कौन से सेक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करें। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, गौरव बाबू, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अंग शरीर का जो ऑर्गन आपको अच्छा नहीं लगता, मैं उसे काट लूं, तो बताओ कौन से हिस्से को कटवाना चाहोगे? मूर्ख इंसान। ये ग्रामर है, ये इंग्लिश है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें क्या कमी है और क्या नहीं है। सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने ध्यान से पढ़ोगे ना, उतना फायदा मिलेगा। दीपक ने एक बार दीपक का कमेंट देखना सर। आज मेरा बैंकिंग का एग्जाम था और प्रेपोजिशन से 3 एरर्स आए थे जो आपने कल बताए थे उसमें से। थैंक यू सो मच। अरे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मंडे को आप लोगों की क्लास रहेगी 8:30 से 10 तक। हेमंत साहब, सेंटेंस गलत है, मुझसे क्या पूछ रहे हो? चलिए सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर दीज कमेंट्स। तो मेरे दोस्तों, पिछली क्लास तक हम लोगों ने बातचीत की थी। सर कमेंट्स सर आप हटाएं, अब पढ़ने पढ़ाने के प्रोसेस पर लाते हैं बच्चों को। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो समझने समझाने का प्रयास किया था, वो जो डिस्कशन था हमारा, उस डिस्कशन के दौरान हमने एक चीज को समझा था बड़े अच्छे से कि सुपरफ्लॉस भी होती हैं कई सारी चीजें। अब सुपरफ्लॉस को समझने के लिए एक छोटा सा पैरामीटर अपन लोग तैयार करते हैं, चीजें आसानी से भी समझ आएंगी। सबसे पहले मैं कुछ एक सेंटेंसेस आपके सामने लिखूंगा, आप बड़े ध्यान से इन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। और जो कमेंट की दुनिया में थोड़े से लगे पड़े हैं, वो अब अपने आप को प्लीज पढ़ने के इस रिवाज पर वापस ले आए।
हाँ, आज एक बैंकिंग का एग्जाम था ना सर, किस चीज का पेपर था? IBPS PO का, क्लर्क का कोई पेपर था आज, हो सकता है। मैंने आपके सामने सर 10 सेंटेंसेस लिखे हैं और इन 10 सेंटेंसेस के अंदर बहुत खूबसूरत बातचीत अब अपन जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर इन सभी के सभी सेंटेंसेस को हम ध्यान से देखें तो इन सेंटेंसेस को समझने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवर्स में लेकर जाऊंगा और रिवर्स में हम लोगों ने जो जो चीजें समझी थी उनके लॉजिक्स यहाँ पर काम आएंगे। दोस्तों, प्रेपोजिशन के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने बहुत गहरी तरह से एक चीज को समझा था कि प्रेपोजिशन बेसिकली हम नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले यूज करते हैं। फाइन, मैं एक बार छोटी सी उस बात को रिवाइज करूंगा, उसी के पीछे ये सारी की सारी दास्तान समझ आएगी। टीचर्स इसे सीधा रटा देते हैं और मुझे कोई रटनी चीज, मतलब रटने वाली जो चीज है, मुझे लगता ही नहीं कि कोई चीज रटी जा सकती है। राइट। जितना ध्यान से मैं सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ, मुझे उससे अच्छा कोई कायदा ही नहीं लगता। ठीक है, दो नियमों पर ये सृष्टि चलती है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं। कुछ लोग भगवान को मानना चाहते हैं, हमने मान लिया भगवान को। कुछ लोग उस भगवान के संदेश को जानने की कोशिश करते हैं। और जिन लोगों के अंतर मन में जानने की इच्छा होती है, वो अंधे नहीं, वो अंतर मन से जागे हुए होते हैं। तो जानने का प्रयास करो, चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत समझदारी वाली लगती हैं। मैं अगर एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने लिखूं, ही रोट अ लेटर, ठीक है जी। तो अब इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर मैं थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो ही हमारे सामने सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने लिखी हुई एक वर्ब है। अगर इस वर्ब की मैं बात करता हूं तो ही रोट व्हाट, तो जैसे ही मैं आप लोगों से व्हाट का आंसर पूछने की कोशिश करता हूं तो मेरे बच्चों, व्हाट का आंसर देने वाला ये जो भी शब्द है बेसिकली नाउन है। अरे भाई हाँ, है ना? तो यानी कि अगर हमारे सामने किसी भी लिखे हुए वर्ब के बाद हमें व्हाट या हुम का आंसर ढूंढना है, या व्हाट या हुम का आंसर अगर हमें मिलता है, तो सीधी सीधी बात समझ में आती है, भैया नाउन लिखोगे।
अरे हाँ है ना। जब सीधी सीधी बात ये कहते हैं कि सीधी सीधी बात में नाउन लिखना है, तो एक चीज इसी के उलट काम आ गई कि हम लोगों को इस लिखे हुए सेंटेंस में किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। भाई हाँ है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। अब मैं इसी सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं और मैंने लिखने की कोशिश की आप लोगों से। को इस लिखे सेंटेंस का मतलब समझ में आता है कि उसने क्या लिखा, उसने जो चीज लिखी है वो बेसिकली क्या चीज है, अ पेन। ठीक है ना जी, उसने जो लिखने का काम किया वो एक छोटा सा शब्द लिखा है और वो है अ पेन। सब ठीक है सर? ठीक है, फाइन। अब ये तो हो गई बात उसने जो लिखा है। अगर मैं बच्चों इसके सवाल को पूछने की कोशिश करूं तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है, कायदे से नाउन हुआ। अरे भाई हाँ है ना। लेकिन अगर इसी बात को थोड़ा और आगे लेकर चलने की कोशिश करूं और मैं अगर आप लोगों से पूछूं ही रोट, और मैं अगर सवाल पूछूं ही रोट हाउ, तो हाउ बनाने के लिए आप लोगों ने इसी पेन के ठीक पहले एक छोटी सी प्रेपोजिशन जोड़ दी और ये हुआ विद। अरे भाई हाँ है ना। यानी कि ये जो भी चीज हमारे सामने आ रही है ये मुझे हाउ का आंसर अगर दे रही है तो यानी कि इस वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। इसी कायदे की वजह से हम लोगों ने इसे एडवर्ब बनाया। अरे भाई हाँ है ना। इसका मतलब ये समझ आया कि वर्ब के बाद सिर्फ अगर नाउन की मुझे जरूरत है तो प्रेपोजिशन सुपरफ्लुअस हुई, और अगर वर्ब के ठीक बाद मुझे एडवर्ब या एडजेक्टिव का यूज करना है तो मैं नाउन से पहले प्रेपोजिशन लगाऊंगा। एक बार इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें, फिर मैं रिलेटिवली चीजें क्लियर करूंगा।
चलिए दोस्तों, ये तो हो गई हमारी पहली बात। अब इसी के आधार पर मैं अब इन चीजों को रिलेटिवली समझने की कोशिश करूंगा। फाइन भाई, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये सुपरफ्लॉस क्वेश्चंस तो इतने सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनके पीछे भी कायदा भी बहुत सारी चीजों को उलझाने की कोशिश करता है। मैं अगर इस लिखे हुए सवाल को ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं, मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब देने की कोशिश करना। हीना डिस्क्राइब्ड व्हाट, तो आप कहोगे सर डिस्क्राइब्ड के बाद ये जो द इंसिडेंट लिखा है ये व्हाट का आंसर दे रहा है, यानी कि हमें तो सिर्फ नाउन की जरूरत है, तो इस लिखे हुए प्रेपोजिशन की हमें इसके साथ जरूरत नहीं है। लो जी सर, नियम बन गया। अगर आप डिस्क्राइब की बात कर रहे हो, अगर आप डिस्क्राइब की बात कर रहे हो, इसी जैसी कितनी ही वर्ब उठा लो, एक्सप्लेन, डिस्कस, कितनी ही वर्ब उठा लो, एक ही कैटेगरी की वर्ब्स उठा लो, जब हम इन सभी की बात करते हैं, जब इन्हें वर्ब की तरह हम लोग यूज करते हैं, तो हमें इनके बाद नाउन की जरूरत पड़ती है बच्चों। अब नाउन की जरूरत पड़ती है तो हमें किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। पहली बात तो ये, अरे हाँ है ना। लेकिन अगर इन्हीं लिखी हुई वर्ब्स का आप नाउन बनाकर चलते हो, जैसे अगर मैं इन्हीं के नाउन की बात करता हूं और मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन, अगर हम इन्हें नाउन की तरीके से यूज कर रहे हैं तो भैया नाउन के बाद नाउन तो नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, नाउन के बाद हमें क्या चीज चाहिएगी, एडजेक्टिव चाहिएगी। इसलिए नाउन के बाद अगर एडजेक्टिव हमें चाहिए तो डिस्कशन के बाद आप ऑन लिखो, ऑफ लिखो या ओवर लिखो। कल की क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली है। अरे हाँ है ना, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, द डिस्कशन ऑफ दिस इवेंट, आगे सेंटेंस कुछ भी लिखा हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर से कह रहा हूं, एक बार लॉजिक समझ में आ गया ना बेटा, तो कितनी भी वर्ब्स हैं, मैंने एक चीज आपको कही थी कि प्रेपोजिशन का अंत नहीं है। कोई टीचर अगर चाहे तो पूरी तरह से प्रेपोजिशन कभी भी नहीं पढ़ा सकता। क्यों? जितनी वर्ब्स हैं उतनी ही प्रेपोजिशन उनके साथ जुड़ सकती हैं। अब आप मुझसे अगर पूछो सर वर्ब की संख्या कितनी है, मैं ही नहीं सर, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। फंक्शनल ग्रामर आप सीख रहे हैं, हर एक नाउन को वर्ब की तरह मैं यूज कर सकता हूं, हर एक वर्ब को मैं नाउन की तरह यूज कर सकता हूं, कोई बात ही नहीं है इसमें। देखो दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान से देखते हैं, तो इन सभी की सभी वर्ब्स के बाद हमें सीधा नाउन लिखने की जरूरत है, इसलिए प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इनका हम लोग नाउन बनाकर चलते हैं तो भैया नाउन के ठीक बाद नाउन की जरूरत तो हम यूज ही नहीं कर सकते। तो नाउन को या तो हमें एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, अरे हाँ है ना। एडजेक्टिव बनाने के लिए हम लोग इसके ठीक बाद जो भी नाउन लिखेंगे तो उस नाउन से ठीक पहले हम लोगों को प्रेपोजिशन जोड़कर इन्हें क्या बनाना पड़ा, एडजेक्टिव। कॉमन सेंस समझ में आ गई। अब जैसे हमारे सामने लिखा द डिस्कशन, अब द डिस्कशन के बाद हम ऑफ लगा रहे हैं इस नाउन से ठीक पहले। अरे भाई बात समझ में आ रही है? तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो सकती हैं। क्लियर है बेटा? अब बच्चों को रटाया जाता है, बच्चों डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है। अरे मूर्ख आनंद, ये तो बताओ क्यों नहीं आता है? क्योंकि डिस्कस के बाद हमें सिर्फ नाउन लिखने की जरूरत है, और नाउन अगर हम लिख रहे हैं तो प्रेपोजिशन का क्या लेना देना है। अरे हाँ है ना। अब एक बार फिर ट्राई करते हैं। मेरे सामने लिखा है शी इन्वेस्टिगेटेड व्हाट, जैसे मैंने इन्वेस्टिगेटेड पूछा तो व्हाट का आंसर दे रहा है द मैटर। जब इसके ठीक बाद हमें नाउन की जरूरत है तो इस लिखी प्रेपोजिशन की हमें जरूरत नहीं है। दूसरा, इसी तरह से नियम तैयार हुआ, अगर हम इन्वेस्टिगेट की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेट के ठीक बाद हम लोग अगर वर्ब की तरह लेके चले तो हमें सिर्फ नाउन की जरूरत है। अब नाउन की जरूरत है भैया, हमें किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। कई सारे खतरनाक लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता, उन्हें ये पता ही नहीं क्यों नहीं आता। अरे इनटू तो तब आएगा जब हम इसका एडजेक्टिव एडवर्ब बनाएंगे। एक बार फिर समझते हैं। अब अगर इसी लिखे हुए शब्द को हम लोग नाउन बनाकर चलते हैं तो नाउन के बाद नाउन नहीं भाई, नाउन के बाद हम लोगों को प्रेपोजिशन लेकर चलना पड़ेगा, और प्रेपोजिशन का कायदा किसी भी तरीके से बना सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ। अरे हाँ है ना। तो इसके ठीक बाद आप लोग नाउन लगाकर इसे एडजेक्टिव बना रख सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस, इस प्रेपोजिशन की वीडियो को शुरू से लेकर यहां तक जितनी बार देखोगे ना उतनी बार आपका क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी, उतनी बार आपका विजन क्लियर होगा। और दिवाली की जितनी भी आपकी छुट्टियां हो, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, देख लो एक गुरु हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है,
हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सारे के सारे सिलेबस को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़े ध्यान से रिवाइज करना बेटा। कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। जो जान लेता है उसके अंदर अंधकार नहीं है, और जो मानता चला जाता है वो अंधकार है। आज मेरे नए बैच का गेटवे खुला हुआ है 7 से 9 तक। अपने दोस्तों को बताओ, कम से कम सीखने के रास्ते तो अपनाए, नहीं तो रटाने वाले को तो मैं कसम से फिनाइल पिला दूं। क्वेश्चन नेक्स्ट पर आ जाओ बच्चों। लिखा है हमारे सामने, माई टीम कंप्राइज्ड ऑफ 10 मेंबर्स। अब इस कंप्राइज के बाद सीधा आता है व्हाट, तो इस ऑफ की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। शी अप्रोच्ड नियर द डॉग। अप्रोच के ठीक बाद हम नाउन लिखने की कोशिश करते हैं, तो नियर सुपरफ्लूस हुआ। देवकी इन्फॉर्म्ड टू हर पेरेंट्स। भाई इन्फॉर्म के बाद सीधा हुम आंसर दे रहा है, तो भैया इस टू की जरूरत नहीं है। वी वुड लव टू ईच अदर, व्हाट अ नॉनसेंस। अरे भाई साहब, वी शुड लव हुम, तो ये रहा मेरे सामने लिखा हुआ प्रोनाउन। तो लव के बाद तो सीधा नाउन या प्रोनाउन की जरूरत है, टू की जरूरत थोड़ी है भाई। टू लगाने से तो ये एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव का लेना देना नहीं हमें। लिखी हुई बातचीत हमारे सामने, दे वॉयलेटेड अगेंस्ट द रूल्स। मैं सवाल पूछता हूं, दे वॉयलेटेड व्हाट का आंसर दिया रूल्स ने, यानी कि नाउन, तो अगेंस्ट की जरूरत नहीं है। एक ही लॉजिक है, हर एक सेंटेंस में वही चीज काम आ रही है। क्लियर है। अब इन्हीं चीज को चाहे आप ऐसे रटो, इसके साथ ये नहीं आता, भाई कितनी बड़ी लिस्ट याद कर लोगे। लॉजिक समझो, अपने आप क्लियर हो जाता है। मोहिनी डिमांडेड व्हाट। अब मोहिनी डिमांडेड के बाद जो आ रहा है ये मेडिसिन, नाउन, तो ऑफ की जरूरत नहीं। द ओल्ड मैन अकम्पनीड whom, तो अकम्पनीड के बाद विद की जरूरत नहीं। इसी तरीके से शी साइंड। अब इनको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, क्योंकि इस पर थोड़े से सवाल प्यारे प्यारे बन जाते हैं। तो इन चीजों को बच्चों बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक एक चीज बड़ी प्यारी है। मैं बहुत सोच समझकर चीजों को बोलता हूं, ठीक है ना जी। इतना समय बिताया है मैंने इसे पढ़ने पढ़ाने के प्रोसेस में, तो मेरे हर एक शब्द ऑथेंटिक हैं, मेरे हर एक शब्द के पीछे वजह है। और जो लोग जितना जल्दी मुझे समझने की कोशिश करेंगे उतनी बेहतर उनके रिजल्ट आएंगे। बाकी बर्बादी का तो कोई लिमिट ही नहीं है। साइन अपने आप में जब वर्ब की तरह यूज होता है तो इसे किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद हम सिर्फ एक नाउन का जिक्र करते हैं। लेकिन अगर इसी साइन को हम लोग यूज करते हैं नाउन की तरह सिग्नेचर, तो सिग्नेचर के लिए हम लोगों को प्रेपोजिशन ऑन का यूज करना पड़ता है। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, यू कैन पुट योर सिग्नेचर ऑन दिस पेपर। पेपर को डॉक्यूमेंट को दोनों एक ही काम करते हैं, तो ये तो अपने आप ही सोल्व हो गया है अब आप लोगों का। फाइन। एक बहुत अच्छी हमारे सामने वर्ब आती है, जैसे लैक, वांट, नीड। ये तीनों की तीनों वर्ब्स एक ही कैटेगरी में काम करती हैं। लैक, वांट, नीड। अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं बच्चों, इसको थोड़ा समझ लेना, ये बहुत फेवरेट है पेपर्स का। लैक जब एक वर्ब की तरह यूज होती है, फिर कह रहा हूं, जब लैक एक वर्ब की तरह यूज होती है तो भैया इसे प्रेपोजिशन की नहीं, इसे सिर्फ एक नाउन की जरूरत है। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, दे लैक्ड कॉन्फिडेंस, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब अगर इसी लैक को मैं एक नाउन की तरह यूज करता हूं तो कायदा समझाता है कि नाउन के बाद नाउन अगर यूज मुझे करना है तो नाउन के ठीक बाद मुझे प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ती है, और वो प्रेपोजिशन हुई ऑफ। और इस ऑफ के साथ हम नाउन यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एटसेट्रा, तो बच्चों यहां पर लैक जो यूज हो रहा है वो नाउन की तरह से, ये वर्ब की तरह से। क्लियर है। अब अगर हम इसी लिखे हुए लैक को एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, इस तरह यूज करते हैं एडजेक्टिव, तो बच्चों एडजेक्टिव के बाद नाउन का तो लेना देना नहीं, अरे हाँ ना। तो एडजेक्टिव के बाद हमें फिर से यूज करनी पड़ती है प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ा इन।
थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं अगर कहने की कोशिश करूं, दे आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। अभी एडजेक्टिव हम लोगों ने एडवर्ब में सुना था, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी जोड़कर। अब इसी लैक को आप चाहो तो लैक हटाकर वांट के लिए भी यही नियम अपना सकते हो, नीड भी यही नियम अपना सकते हो। फाइन। ऐसी ही और भी कई सारी वर्ब्स, संख्या ही नहीं है भाई, जितनी वर्ब आप देखो उन वर्ब के साथ दुनिया भर के हमारे छोटे छोटे ये फंक्शनल जुड़ते चले जाते हैं। फाइन। अच्छा भाई चलो एक छोटी सी बात करता हूँ। एक बड़ा प्यारा शब्द आपके सामने लिखा मैंने, एब्सेंट। ठीक है जी। अब इस एब्सेंट की अगर हम बात करते हैं, अगर एब्सेंट को हम वर्ब की तरह यूज करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, वर्ब, तो इस एब्सेंट के बाद हम हमेशा यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बच्चों प्रोनाउंस के दौरान आपको लिखवाया है। फाइन। और इसके बाद हम लोग हमेशा यूज करते हैं फ्रॉम के साथ नाउन, क्योंकि ये आपको वेयर का आंसर देता है। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, ही absented himself from the college। ठीक है जी। अब थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आप लोगों को लिखवाया है। ठीक है जी। अब अगर इसी लिखे हुए एब्सेंट को हम लोग यूज करने की कोशिश करें एडजेक्टिव की तरह से, तो एडजेक्टिव की तरह यूज करते वक्त हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। एडजेक्टिव के बाद सीधी हम प्रेपोजिशन लिखेंगे फ्रॉम नाउन। ठीक है जी, क्योंकि ये मुझे आंसर वेयर का दे रहा है। एग्जाम्पल अगर लिखने की कोशिश करूं, मैंने कहा ही इज एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज। अब देखो दोनों के अंदर, इसीलिए जब आप लोगों को नाउन पढ़ाना शुरू किया तो एक चीज मैंने आप लोगों को कही थी बच्चों, कि हम फंक्शनल ग्रामर सीख रहे हैं। और फंक्शनल ग्रामर की अगर हम बात करें तो फंक्शनल ग्रामर किसी भी शब्द को देखने से नहीं, डिपेंड करता है आप उस शब्द का यूज कैसे करते हो। और जिसे यूज समझ में आ गया शब्दों का कैसे, उसकी ग्रामर कभी गलत नहीं हो सकती। कहीं पर यही शब्द हम लोग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं और कहीं पर ये हमारा एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रोनाउन, ये हमारी लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव या नाउन यूज होता है। एब्सेंट एडजेक्टिव है, एब्सेंस नाउन है, वो हमने नाउन के दौरान बनाना सीखा। एक बार इसे देखें तो सही, फिर आगे चलते हैं। अब इस लिखी हुई बातचीत को थोड़ा और आगे हम अगर लेकर चलना चाहें तो इसके अंदर और भी चीजें जुड़ सकती हैं। फाइन। ये दायरा है जिसे हम कहते हैं सुपरफ्लोस एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के अंदर अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदलते हैं तो भैया इनके तो चीजें बदल जाती हैं। फाइन। कहाँ प्रेपोजिशन आए, कहाँ प्रेपोजिशन नहीं आए, इन्हें थोड़ा सा देखते चलिएगा प्लीज। ऐसी कितनी ही सारी वर्ब्स की लिस्ट बना सकते हैं। एंटर के साथ हम इनटू का यूज नहीं करते, लेकिन अगर हम एंटर के साथ इनटू का यूज करते हैं तो इसके साथ शब्द का अर्थ बदल जाता है। अग्रीमेंट, डिस्कशन, या फिर अगर हम कहने की कोशिश करें आर्ग्यूमेंट। फाइन, अर्थ बदल जाता है। रीच के साथ एट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रीच के साथ हम एट यूज करने की कोशिश करते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है कंक्लूजन। कंप्राइज के साथ ऑफ लिखना सुपरफ्लॉस हुआ। कल की क्लास में हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग जो तैयार होता है वो डिस्पाइट है। इसका मतलब ऑफ की जरूरत नहीं,
कितने ही ऐसे नियम है जो सीधे रटा दिए जाते हैं। मैंने शायद आपको लॉजिक समझा दिया, तो भी इनको रटने की जरूरत नहीं है। वेट के साथ फोर हम यूज करते हैं, इसका अर्थ बनता है अवेट के साथ। क्लियर है? कितने ही ऐसे शब्द हैं। अगर हम कम अक्रोस की बात करें तो कम अक्रोस का अर्थ होता है अचानक से मुलाकात होना। तो कम अक्रोस के साथ हम लोगों को सडनली लिखना भी गलत और विद लिखने का भी नियम गलत। और यही नियम अगर हम कहने की कोशिश करें तो एनकाउंटर के साथ भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे शब्द हैं, कितने ही नियम बना लो भाई, सब संख्या ही नहीं है। ठीक है ना? संख्या ही नहीं है। जितना आप सीखना चाहो उतना समझ जाओगे भाई साहब। ठीक है? क्योंकि ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ हमें सीधे नाउन या प्रोनाउन को लिखने की जरूरत है। मुझे लगता है एक बार इनको देख लो, फिर थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा बातचीत भाई। एक बार देख लीजिए बच्चों, फिर अपनी कहानी शुरू करते हैं। बच्चों आप लोगों के साथ अब मैं थोड़ी सी ये डिस्कशन लेकर चलना चाहूंगा। हम लोगों ने जो ये अपलोड की है आपके, हाँ जी सर, कोशिश करके अगर इसको इतने सेगमेंट पे ला दो, आधे पे, ताकि मैं कुछ बच्चे के लिए लिख भी सकूं। फाइन। आप लोगों के लिए जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन दी गई हैं, इन फिक्स्ड प्रेपोजिशन को थोड़े से जिक्र में मैं लाना चाहूंगा, क्योंकि भैया सारा का सारा जिक्र करना तो फिर वही बात होगी। आपको इसका मतलब समझ आता है कि बेसिकली आपको कोई चीज क्लियर नहीं है। फाइन। अब मैं हाँ जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्यारा। बच्चों के पास ये पीडीएफ है, वो अपना प्रिंट निकलवा के आराम से भी उसको देख सकते हैं, तो इतनी उनको घबराहट नहीं होगी, उनका जी भी नहीं घबराएगा, जी भी नहीं मिचलाएगा, है ना? बहुत अच्छे। सबसे पहला एक शब्द हमारे सामने है। सबसे पहली बात तो इनको आप लोग अपनी डिक्शनरी में, गूगल पे या कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं, हर एक शब्द का अर्थ मिल जाएगा। तो इस बात को लेकर कोई घबराहट पैदा ना करेगी, सॉरी इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसको पंजाबी में क्या कहते हैं, ठीक है ना? जो भी कुछ है आपके सामने, इन शब्दों के अपने प्रयास आपको सिखाएंगे। मैं थोड़ा सा, मैं आप लोगों को, मैं फिर कह रहा हूं, प्रेपोजिशन का लिमिट बहुत बड़ा है, दायरा बहुत बड़ा है। आप चाहो तो इसको पूरे पूरे महीने मेरे साथ बैठ के पढ़ते रहो, ना तो सिलेक्शन हो पाता है, फिर टाइम वेस्ट भी होगा, इसलिए एक इग्निशन आपके लिए जरूरी है। सबसे पहला एक शब्द लिखा है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश बेसिकली एक वर्ब है। अब अगर वर्ब की तरह यूज किया जाता है तो इसके बाद हम सीधा नाउन यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, दे अकम्प्लिश्ड
द टास्क। ठीक है जी, यानी कि जो उनको काम दिया उन्होंने वो काम अपना कंप्लीट कर दिया। फाइन, ये तो हुआ हमारे सामने पहली बात, अकम्प्लिश का अर्थ। ठीक है, ये तो हुआ हमारे सामने सबसे पहला शब्द।
सॉरी फॉर द डिले। इस लिखे हुए क्वेश्चन में अगर अकम्प्लिश की हम बात करते हैं तो वर्ब के बाद नाउन की जरूरत है, तो इसे देखो ध्यान से, प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं। लेकिन बच्चों इस लिखे हुए जो फर्स्ट पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अकम्प्लिश जब हम यूज करते हैं एक एडजेक्टिव की तरीके से, तब हम लोगों को इसके साथ यूज करना पड़ता है इन। ठीक है, और इसका मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ है एक्सपर्ट। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं ही इज अकम्प्लिश्ड, हिंदी में इसे हम कहते हैं निपुण। ही इज अकम्प्लिश्ड इन सिंगिंग, वह गायन में निपुण है। ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे नंबर 2 पर लिखा है एक्यूज। एक्यूज जब वर्ब की तरह हम यूज करते हैं तो नाउन लिखा जाना चाहिए, कोई प्रेपोजिशन नहीं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं शी एक्यूज्ड द बॉय, ठीक है, आगे सेंटेंस कुछ भी लिखा हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसी एक्यूज को आप एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो भैया ये बनती है थर्ड फॉर्म। तो ऑफ तुरंत इसके बाद हमें चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं शी इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर। ठीक है जी। तो छोटी छोटी चीजें हैं। अब ये आखिर किस तरीके से एडजेक्टिव बनता है, ये इससे अगला टॉपिक हमारा वर्ब एडवांस हमें बताएगा। फाइन, वैसे मैं आप लोगों को एडवर्ब के दौरान इसे पास्ट पार्टिसिपल के नाम से बता चुका हूं। फाइन। तो इसी तरीके से अब आप लोगों के सामने ये जो लिखा है ना, सारी की सारी लिस्ट बनी पड़ी है। अब इस लिस्ट को देखते चले जाएंगे, अपन डिस्कस करते चले जाएंगे। फाइन। तो थोड़ा सा आ जाओ मेरे बच्चों, डिस्कशन पर काम करना शुरू करते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें, देखो बच्चों मैं थोड़ा सा बैठकर डिस्कस करूंगा और जो चीज आपके लिए बिल्कुल नहीं है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पर भी लेकर आऊंगा। हमारे सामने लिखी है ये बात, ध्यान से देखें। एक्वेंटेड विद, एक्वेंटेड विद का अर्थ होता है परिचित होना। लिखा है सेंटेंस रोहित इज एक्वेंटेड विद रमेश। नंबर 4 पर लिखा है अफ्रेड ऑफ। देखो इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव है अपने आप में बेसिकली, और इसमें एवरीबडी के बाद इज लिखना रह गया है, वो टाइप करने वाले ने गलत किया है, उसे ठीक कर लीजिएगा। तो सेंटेंस आपका तैयार होता है एवरीबडी इज अफ्रेड, एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ डेथ। नंबर 5 पर देख लीजिए लिखा हुआ है एंग्री विद। आप लोगों के नोट्स में ये चीज लिखी गई है बच्चों, आप अपने नोट्स में इसको देखने की कोशिश करोगे तो सारी की सारी चीजें आपके नोट्स पर हैं। फाइन। अब थोड़ा आगे लेकर देखते हैं। अगर हम इसके बारे में समझें, एंग्री विद, एंग्री विद हम यूज करते हैं हमेशा एक पर्सन के लिए। ठीक है, एंग्री एट समथिंग, कोई भी चीज हो सकती है। जैसे सेंटेंस लिखा है हमारे सामने, द टीचर वॉज एंग्री एट हिज बिहेवियर। नंबर 7 पर लिखा है अबाइड बाई। अबाइड बाई का अर्थ होता है पालन करना। वी शुड अबाइड बाई द एडवाइस ऑफ आवर टीचर। ठीक है जी। नंबर 8 हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एब्सेंट अगर एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो फ्रॉम का जिक्र हो। ठीक है बच्चों। तो इसकी लिस्ट में आप जितने भी ये सारे के सारे शब्द हैं इनको देखते चले जाएंगे फटाफट से। एब्जॉर्ब इन, एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम का अर्थ होता है दूर रहना। सेंटेंस ठीक कर लीजिएगा, ही एब्सटेन्ड फ्रॉम वाइन। एसीड टू का अर्थ होता है मंजूरी। ठीक है जी, या स्वीकृति। माई फादर एसीडेड टू माई रिक्वेस्ट, मंजूरी देना। बर्स्ट इन टू, फूट पड़ना, फूट फूट कर रोना, आप ये भी कह सकते हैं। ब्रूड ओवर, चिंतन करना। बोस्ट ऑफ, डींगे हाँकना। ब्लश एट, शर्माना। अबाउंड इन, भरपूर होना। अबाउंड इन और अबाउंड विद दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। एब्सेंट फ्रॉम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एलिजिबल फॉर, एलिजिबल अपने आप में एडजेक्टिव होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो यहां से एक सवाल हमारे पेपर में मिल जाता है, मैं इसे समझाना चाहूंगा। मैं इसे समझाना चाहूंगा, ये सवाल हमारी परीक्षा में हमें मिल जाता है।
क्वालिफाई को जब वर्ब की तरह हम यूज करते हैं तो क्वालिफाई के साथ अगर वर्ब का जिक्र हम लेकर चलते हैं तो सीधा नाउन आप लिखते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं छोटा सा सवाल, तान्या क्वालिफाइड द एग्जाम। ठीक है बच्चों, तो क्वालिफाइड व्हाट, सीधी बात आ गई। अब देखो, अगर मैं इसी चीज को एक एडजेक्टिव की तरीके से यूज करूं, क्वालिफाइड अगर एडजेक्टिव की तरह हम यूज करें तो फोर इसके साथ हम लोग लेकर चलते हैं नाउन की तरह। जैसे अगर मैं कहूं तान्या इज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। अब इसका मतलब क्या समझ आया? क्वालिफाई के साथ फोर का यूज करने का सेंस हुआ एलिजिबल। ठीक है, और वही चीज आपके सामने लिखी है, एलिजिबल फॉर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा ध्यान से समझना मेरे भाई। एनक्रोच अपने आप में जब वर्ब की तरह हम यूज करते हैं तो इस एनक्रोच का अर्थ होता है टू इंट्रूड। ठीक है जी, लेकिन अगर इस एनक्रोच के साथ हम ओन का यूज करते हैं तो एक फ्रेजल वर्ब की तरह काम करता है, तो इसका अर्थ होता है टू एक्वायर। एक्वायर का अर्थ होता है जबरदस्ती किसी चीज पर अधिकार स्थापित करना। सेंटेंस देखो, डू नॉट एनक्रोच ऑन माई लैंड। अगले शब्द आते हैं हमारे सामने, एंड इन का अर्थ होता है टू रिजल्ट, फेथ इन किसी चीज पर विश्वास। अगर हम कहते हैं फेथ विद, किसी का विश्वास तोड़ना। फॉल्स टू का अर्थ होता है जो इंसान किसी के लिए वफादारी नहीं दिखाता, वफादार नहीं होता। लैक, अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश की थी। ठीक है बच्चों, लैक अपने आप में ही थोड़ी देर पहले समझा था हम लोगों ने, उससे रिवाइज कर लीजिएगा। लैकिंग इन, लेम ऑफ। लेम ऑफ का मतलब होता है जिस इंसान का पैर खराब हो। अब सेंटेंस लिखा है ही इज लेम ऑफ वन लेग। ठीक है जी। अच्छा देखो, इसी जैसे सवाल एक दो और भी मिल जाते हैं हम लोगों को। मैंने एक शब्द लिखा ही इज ब्लाइंड। ठीक है जी, ये प्रोनाउन, ये लिखा हमारे सामने लिंकिंग वर्ब, ये लिखा हमारे सामने एक एडजेक्टिव। फाइन। अब अगर मैं ये कहने की कोशिश करूं वह इंसान एक आंख से अंधा है, अगर मैं कहने की कोशिश करूं वह इंसान एक आंख से अंधा है, तो इस बात का अर्थ समझने की कोशिश करें, ही इज ब्लाइंड इन वन आई। कई बार पेपर ने ये सवाल दिया है। ठीक है जी, कई बार पेपर ने सवाल दिया है, वह एक आंख से अंधा है। अगर मान लो उसकी दोनों आंखें ही खराब हो जाएं तो भैया ये भी कह दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ऑफ लगा दोगे तो ज्यादा सेंसिबल है, तो ऑफ बोथ द आईज। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, कई बार ऐसे भी होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो प्यार में अंधे होते हैं। हुआ है किसी के साथ? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्यार में अंधे होते हैं। प्यार में अंधे होने का मतलब क्या हुआ? जो इंसान इग्नोरेंट होता है, सच को देख नहीं पाता, सच को स्वीकार नहीं पाता। मेरी अभी टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात हो रही थी, तो वो एक स्टेट का नाम ले रहे थे। कह रहे थे सर हम लोग वहाँ गए और वहाँ हमने पूछा वहाँ के जो टीचर्स ऑफ इंग्लिश हैं उनके बारे में। कहते सर हमने उनके नोट्स को देखा ध्यान से, और उनके नोट्स के अंदर आपने जो बच्चों से फीडबैक ली वही कि 2 पेजेस के अंदर प्रेपोजिशन खत्म, सर 1.5 पेज के अंदर वॉइसेस और नरेशन खत्म। बोले सर इतना बुरी तरीके से बच्चों का बेवकूफ बनाया जाता है, इतना बुरी तरीके से हम बता ही नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, उन बच्चों के दिल में उन टीचर्स के लिए ऐसी इज्जत है, ऐसी रिस्पेक्ट है कि वो कुछ सुनना भी नहीं चाहते। ठीक है, तो मैंने अपनी टीम को समझाया कि हर कोई यहाँ जानने के लिए पैदा नहीं हुआ, यहाँ अधिकतर स्टूडेंट्स सिर्फ मानने के लिए, वो आंख बंद करके चीजों को बस सर ये बताओ पेपर में क्या आएगा। अब जब कोई इंसान इस एटीट्यूड से जाता है कि सर पेपर में क्या आएगा वो बताओ, तो पेपर में जो आएगा टीचर को 4 बातें बतानी है, यही पेपर में आएगा। सवाल तो ये उठता है ना कि पेपर में क्यों आएगा, उस क्यों के पीछे नहीं लगोगे तब तक चीजें तो समझ में ही नहीं आनी। मेरी बात समझ रहे हैं? अब
टीचर को देर नहीं लगती ये चीज रटाने में। बेटा ही इज ब्लाइंड इन वन आई आता है, इन आता है, इसे याद कर ले। बच्चा रट लेता है भाई, बीज मंत्र मिल गया। मूर्खता है भाई। आप लोग जागो। मेरे को तो हर जगह से फीडबैक मिलती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, मैं हर जगह देखता हूँ, इतनी फीडबैक मिलती है, इतना ज्यादा बुरा हाल है, मैं सोच नहीं सकता। रीजन किसी टीचर की गलती नहीं निकाल रहा हूं मैं, रीजन ये है कि ये लैंग्वेज हमारी नहीं है। हमने इसे समझने का प्रयास जो किया है, हमने इसे हिंदी के आधार पर समझने का प्रयास किया है, हम इस वजह से परेशान हैं। और मैं आपकी हिंदी को धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव लेवल से हटाने के प्रयास में लगा पड़ा हूं तो ये अगर मान लो हम किसी चीज को लेकर इग्नोरेंट हैं, तो ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स। ठीक है जी। कुछ लोग अपनी गलतियों की तरफ भी ब्लाइंड होते हैं। तो ये छोटे छोटे सवाल मिलते हैं बच्चों। मैं फटाफट डिस्कशन बढ़ाता हूँ क्योंकि सब शब्दों की संख्या बहुत ज्यादा है। सारे शब्द तो मैं भी जिक्र में नहीं लाऊंगा, कुछ शब्दों का ही जिक्र आपके साथ करूंगा ताकि आप लोग चीजों को आराम से देख सकें। क्विक हैट, क्विक ऑफ, कैलकुलेशन की बात कही गई है, समझ की बात कही गई है। अच्छा जी, देखो अब सेलेक्टेड पर मैं काम करूंगा बच्चों। सारे शब्दों का जिक्र लेने के लिए तो भैया कई जन्म लग जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रयास आप भी करोगे तो ठीक होगा। वो एक मोहब्बत वाला शेर है ना, कहते हैं वो एक मोहब्बत वाला शेर है ना, लोग कहते हैं कि कुछ तुम चलो कुछ हम चले, ये मोहब्बत का सफर आसान होगा। ऐसा कोई शेर है, मुझे आज की तो नहीं आती, पर आशिक पढ़ाए बहुत हैं। आहा। देखो बच्चों, एक बड़ा प्यारा शब्द है, इसे समझ लीजिएगा। अकोर्ड। अकोर्ड का मतलब होता है टू कंसेंट। कंसेंट को ही अगर हम कहने की कोशिश करें तो इसका अर्थ निकलता है टू अलाउ। जब आप किसी को सहमति देते हैं, जब आप किसी को किसी काम की, किसी बात की मंजूरी देते हैं। ठीक है भाई, जब आप किसी काम की मंजूरी देते हैं। क्लियर है? क्या वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है? बच्चे यहाँ क्या लिख रहे हैं, क्या हुआ? देखना सर, कोई प्रॉब्लम आई है क्या? कोई परेशानी है तो बताओ सर। कुछ समझ में आ रहा है भाई? हाँ भाई बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक चल रही है। चलिए सर, थोड़ा कमेंट को हटाएं। आओ। अकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्ड का अर्थ होता है टू कंसेंट, अलाउ। जब आप किसी को किसी काम की सहमति देते हैं। फाइन। अब अगर मैं इस बात को ऐसे कहने की कोशिश करूं, अकॉर्डिंग टू मी, ये बहुत ज्यादा बच्चों को रटाया जाता है और सवाल दिया गया अकॉर्डिंग टू मी द फाइल इज कंप्लीट। मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, अकॉर्डिंग टू मी द फाइल इज कंप्लीट।
ठीक है भाई। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को कंप्लीट लिखा भाई, इसको लेकर परेशान मत होना। सेंटेंस लिखा अकॉर्डिंग टू मी द फाइल इज कंप्लीट। अब एक बार इस थोड़ी सी बात को ध्यान से देखोगे, अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। क्या मैं अपनी सहमति दे रहा हूं किसी को? क्या मैं अपनी सहमति दे रहा हूं कि मेरी सहमति से ये फाइल ठीक है? अरे तेरी सहमति मांगी है किसी ने, यानी कि ये एक्सप्रेशन ही अपने आप में गलत है। इसीलिए इस अकॉर्डिंग टू मी को गलत कहा जाता है। आप जो बताने की कोशिश कर रहे हो वो बेसिकली आपका ओपिनियन है। क्या है? ओपिनियन है। तो इस लिखे हुए सेंटेंस को ज्यादा अप्रोप्रिएट जो कहना चाहेगा, इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से या मेरे विचार में। हिंदी निकालो खतरनाक लोग। लेकिन अगर मैं इसी बात को फिर से कहने की कोशिश करूं, अकॉर्डिंग टू हिम द फाइल इज करेक्ट या द फाइल इज कंप्लीट, तो ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम किसी दूसरे की सहमति को तो प्रकट कर सकते हैं किसी बात को लेकर। अब इस चीज को रटा दिया गया इस तरीके से कि अकॉर्डिंग टू मी गलत होता है, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर सब ठीक हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी गलत होता है। इसके स्थान पर इन माई ओपिनियन यूज करें। देख लो जी कहानी कहां से कहां पहुंची गई। छोटे से लॉजिक में बात क्लियर हो सकती है, बेहोशी बहुत दूर तक चली जा सकती है। तो इस लिखे हुए शब्दों की इस लिस्ट में और आगे शब्दों पर मैं ले चलता हूं। बाकी आप लोग जितना पढ़ेंगे इन्हें बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएंगे। ये सभी की सभी शब्दों की लिस्ट है। ये सभी के सभी आप लोगों के सामने आप लोगों की पीडीएफ दी गई है। ठीक है बच्चों, इन्हें आप आराम से देखने की कोशिश करिएगा प्लीज। बहुत सारे सेट मैंने आप लोगों को दिए हैं, और इन सेट से बाहर ये जितने सेट आपको दिए हैं, अधिकतर नहीं सर, मैक्सिमम एग्जामिनेशंस इनमें कवर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस पर मुझे रुकना या इनके ऊपर वेट करना, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो बात अपनी क्लियर है। तो इन शब्दों को अब आप अपनी पीडीएफ में आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, पीडीएफ में साथ साथ आप लोगों को फ्रेजल वर्ब भी दी गई हैं। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब डिस्कस करना चाहूंगा। वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज। तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन कैसे काम करती है, ये चीज तो मैंने अब आपके सामने समझा दी है। अब जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है, फ्रेजल वर्ब की जरा शीट लगवाइए बच्चों के लिए। वो उस पे है ना, अपलोडेड है ना, अपलोडेड है तो आप उसे देख लीजिएगा बच्चों। वो तो पढ़नी है, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी अच्छे से क्लियर होगी। चलिए सर इसे हटाएं, कहानी को आगे लेके चल लेते हैं। हैं जी, हाँ हाँ, ये अब बच्चे देख लेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ अब पढ़ने का और समझने का प्रयास है। मेरा काम था इनको इग्नाइट करना। आज मेरे भाई थोड़ी सी बात आगे लेकर चल लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करने की कोशिश कर ही रहे थे, तो कुछ प्रेपोजिशन है जो समय से संबंधित है। अब समय से संबंधित होने वाली ये जो प्रेपोजिशन है, इनको लेकर भी सुपरफ्लूअस क्वेश्चन निकल कर आते हैं। पहले तो मैं प्रेपोजिशन की लिस्ट बना लेता हूं। जब हम इस ओन की बात करते हैं, तो ओन हमें बताने की कोशिश करता है स्पेसिफिक डे, स्पेसिफिक डेट, या फिर अगर मैं कहना चाहूं तो स्पेसिफिक ओकेजन। ठीक है, एग्जाम्पल भी तैयार कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा ऑन मंडे, मैं अगर कहने की कोशिश करूं डेट ऑन 15th अगस्त, मैं अगर कहने की कोशिश करूं ओकेजन ऑन दिवाली। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। एट की जब हम बात करते हैं, तो एट हमें बताने की कोशिश करता है स्पेसिफिक टाइम। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं एट 7 PM, स्पेसिफिक टाइम जो भी आप बताना चाहें एट 9 AM। ठीक है,
पार्ट्स ऑफ अ डे, एक छोटी सी सेगमेंट और मैं समझाना चाहूंगा। पार्ट्स ऑफ अ डे, दिन के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उनको हम लोग इन प्रेपोजिशन के साथ बताते हैं। और जैसे अगर मैं कहूं इन द मॉर्निंग, ये रेडीमेड फ्रेजेस हैं। इन द नाइट, सॉरी, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इसी जैसा एट नून, एट नाइट, एट dawn, at dusk। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात हुई। फाइन, तो ये हमारे दिन के छोटे छोटे हिस्से हुए। अब हमसे जो सवाल पूछा जाता है उसको थोड़ा सा समझने का काम कर लेते हैं। फाइन, अब अगर हम कहने की कोशिश करें एक छोटी सी बात, माई फ्रेंड विल कम हेयर इन जनवरी। नहीं सर, नहीं, थैंक यू सर, मेरा तो इन जनवरी, बाई जनवरी, विद इन जनवरी। तीन छोटे छोटे प्रश्न लेके चलते हैं, क्या अर्थ समझ आते हैं। मैं आपको जब समय देता हूं तो उस समय का एक पर्पस होता है। अब इसे थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। मैं जब इन शब्दों को प्रेपोजिशन के साथ जोड़ता हूं तो इनके अर्थ हमें पता नहीं, हिंदी से पता नहीं हम क्या क्या करने की कोशिश करते हैं। फाइन, अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जिक्र यहाँ जनवरी का है, तो जनवरी के जिक्र का मतलब हमें समझ में आता है। जनवरी है क्या भैया, 1, 2, 3, 15, 16। मैं आपके सामने जनवरी का महीना तैयार कर रहा हूं भाई। फिर मैंने आगे लिखा 30, 31, ये जनवरी का महीना हो गया। ठीक है भाई। अब अगर सवाल ये कहता है मेरे बच्चों, माई फ्रेंड विल कम हेयर इन जनवरी, तो इस इन जनवरी कहने का मतलब क्या हुआ। इन का हम जब भी यूज करते हैं तो इन हमें बताने की कोशिश करता है बिफोर द लास्ट मोमेंट। जो समय आपने बताया है, जहां ये समय खत्म हो रहा, उससे ठीक पहले के पल की बात कही जाती है। इस लिखी हुई बातचीत में अगर हम देखें तो जनवरी आपका कहां खत्म हो रहा है, 31 तारीख को। तो 31 तारीख के खत्म होने से ठीक पहले दिन की या पहले के पल को बताने का काम करता है आपका इन। ठीक है जी। मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा ही विल रिटर्न इन अ वीक, इसका मतलब जहां आपका वीक खत्म हो रहा है उससे ठीक एक दिन पहले की बात है। अगर हम इस बाई की बात करते हैं तो बाई हमें बताने की कोशिश करता है नॉट आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम, निर्धारित समय के बाद नहीं। अगर ऐसा कहा जाता है तो ये हम लोगों को बताने की कोशिश करता है एक लिमिट। अगर मैं कहता हूं माई फ्रेंड विल कम हियर बाई जनवरी, इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि 31 जनवरी तक आ गया तो ठीक आ गया, लेकिन 31 के बाद वो नहीं आएगा। आप लोग कोई भी फॉर्म फिल करते हो मेरे बच्चों, आप जब भी कोई फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म फिल करते वक्त एक चीज हमेशा देखते हो, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ मिलता है यू कैन फिल द फॉर्म लेटेस्ट बाई
अब लेटेस्ट के साथ जो बाई जुड़ जाता है तो बाई का मतलब इस पर्टिकुलर डेट से पहले, इसके बाद नहीं, याद रखना। जब हम इस विदिन की बात करते हैं तो विदिन बताने की कोशिश करता है हम लोगों को स्टार्टिंग, और इसी के अंदर बताने की कोशिश करी जाती है एंडिंग। तो भैया ये कहानी जहां से शुरू जहां पर ये खत्म हुई, इसमें कभी भी, ठीक है ना जी, स्टार्टिंग से लेकर कभी भी एंडिंग तक के बीच में कभी भी, फाइन। तो इस विद इन जनवरी का मतलब ये समझ आता है वो इंसान आने के लिए 1 को आ जाए, 15 को आए, 30 को आए, 16 को आए, हम कह नहीं सकते। ये सब कुछ मिलाकर हमें बताने की कोशिश करता है विद इन। क्लियर हो गई बातचीत भाई? तो ये छोटी छोटी चीजों को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश जरूर करें। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षाओं में उलझा दिया जाता है। खैर, अब देखो असली मुद्दा क्या है। ये अब जो मैं बात आपके सामने कर रहा हूं, ये वही सुपरफ्लॉस पर जाकर घूमेगी बात। अब हमारे सामने पेपर लिखकर दे देता है, मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, ही विल कम मंडे। क्या ये कहना सेंटेंस ठीक होगा? बताओ, क्या ये कहना ठीक होगा? ही विल कम मंडे। आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो क्या? यहाँ तो बात चीज ठीक नहीं है। ही विल कम मंडे, कम का आंसर व्हाट से नहीं दिया गया, इसलिए मंडे का जिक्र ठीक नहीं है। हम लोगों को कम के बाद जो भी आंसर चाहिए वो नाउन नहीं है, वो एडवर्ब चाहिए, और इसीलिए इस नाउन से ठीक पहले हम लोगों ने एक छोटा सा प्रेपोजिशन जोड़ा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों मिलकर मुझे आंसर दे रहे हैं व्हेन। और ये चीज मैं बहुत बार कह चुका हूं कि नाउन के पहले प्रेपोजिशन जोड़कर हम उन्हें एडवर्ब या एडजेक्टिव बनाते हैं। ठीक बेटा, ये हो गई हमारी पहली बात। अब इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं फिर से फ्रेम करने की कोशिश करूं, मैंने कहा ही विल कम ऑन टुमारो, तो क्या ये कहना ठीक है? आप कहोगे सर ये इससे भी बड़ी बदतमीजी हो गई, ये इससे भी बड़ी बदतमीजी हो गई। भाई क्यों हुई बदतमीजी? देखो ध्यान से। सर ही सब्जेक्ट, ये हमारे पास एक एक्शन वर्ब है, ही विल कम व्हेन। अरे भाईजान, इस व्हेन का आंसर देने वाला शब्द टुमारो अपने आप में ही है। टुमारो अपने आप में ही एक एडवर्ब है। तो सर जब ये अपने आप में ही एक एडवर्ब है तो एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन का यूज क्यों किया गया? अब अधिकतर बच्चों को ये रटा दिया जाता है। अरे हाँ है ना, एक बार फिर ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा रीना कम्स, या चलो छोड़ो, बार बार एक ही तरह से सेंटेंस नहीं। जैसे अगर मैंने कहा रीना कॉल्स हर फ्रेंड्स ऑन संडे। मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, क्या इस सेंटेंस में कोई परेशानी है भाई? ए राम, अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से मैं देखूं, रीना कॉल्स हर फ्रेंड्स ऑन संडे, तो आप अगर देखें ध्यान से तो ये सेंटेंस में रीना सब्जेक्ट हुआ, कॉल्स एक वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट ये लिखा है, ठीक है जी। और अब हम लोगों ने इस संडे को देखा तो ये नाउन है, इस नाउन के साथ प्रेपोजिशन जोड़कर ये मुझे आंसर बता रहा है व्हेन का। क्या मैं ठीक कह रहा हूं भाई? हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं फिर से लिखने का प्रयास करूं और सेंटेंस लिखा रीना कॉल्स हर फ्रेंड्स ऑन एवरी संडे, तो क्या ये कहना ठीक होगा? एडवर्ब याद करो, एडवर्ब में लिखी हैं ये चीजें हमने। आपके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करेगी और वो चीज क्या है, थोड़ा ध्यान से देखें। आप कहोगे सर
एवरी लिखने के साथ जब हमने संडे का जिक्र किया तो एवरी और संडे दोनों के दोनों ये शब्द फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। जब ये दोनों के दोनों शब्द फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो ये दोनों के दोनों शब्द मिलकर एडवर्ब का काम कर रहे हैं। जब ये दोनों के दोनों एडवर्ब का काम कर रहे हैं तो हमें इस ओन की यहां पर जरूरत नहीं है। अरे भाई हाँ है ना। जब ये दोनों के दोनों शब्द मिलकर एडवर्ब का काम कर रहे हैं तो एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन यूज सुपरफ्लूस हुआ। भाई हाँ है ना। अब अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें तो कायदा तो आपके सामने आ गया, बच्चों को रटवाया जाता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यस्टरडे के साथ हमें ऑन लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर लिखा हो, हमें इसके साथ इन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे सामने एवरी संडे लिखा हो तो हमें इसके साथ ऑन लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने लिखा हो सिर्फ संडे तो ऑन लगाया जाएगा। अरे भैया तुम लॉजिक समझाओ ना यार। ठीक है, ये एक और प्यारा सवाल हमारा सुपरफ्लॉस का तैयार होता है। प्लीज ध्यान से देखें फिर चलते हैं आगे। बहुत प्यारी चीजें, बहुत आसान चीजें, समझो तो मजेदार लगती हैं, वरना मूर्खानंद के तो हिसाब ही खत्म नहीं होते भाई। मूर्ख लोगों को तो ये लगता है जुगाड़ बता दो। आप ही के बैच में भी एक अंकित कमेंट कर रहा था, सर PQRS और क्लोज टेस्ट कब कराओगे। ये है वो लोग जो सिखाया जा रहा है उन्हें इसकी कदर नहीं होती, पर भगवान इनको सद्बुद्धि दे। प्रेपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूर्खानंद। प्रेपोजिशन क्लोज टेस्ट में हमेशा दी जाती है। तो कैसे समझाऊं आपको कि जो चीज सीख लो पहले वही चीज शायद आपके लिए जरूरी है। सुपरफ्लोस दायरा आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस किया और इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि जितनी वर्ब उतनी प्रेपोजिशन और हर एक प्रेपोजिशन में नए नए सवाल तैयार हो ही जाते हैं। आओ भाई थोड़ा आगे लेकर चल लेते हैं। एक बड़ा प्यारा शब्द सामने आता है अक्रॉस। अब इस अक्रॉस को समझने की कोशिश करते हैं। अक्रॉस के बेसिकली 3 अलग अलग मीनिंग निकल कर आते हैं। तीनों के तीनों मीनिंग को ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका जो पहला मीनिंग समझना है, इसका पहला मीनिंग समझ में आता है ऑन द अदर साइड ऑफ। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं राहुल केम अक्रॉस द रोड, तो इसका मतलब ये हमारे पास रोड है, राहुल केम अक्रॉस द रोड। तो इसके मीनिंग की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो इसका दूसरा मीनिंग तैयार हुआ फ्रॉम वन साइड टू द अदर। अगर मैं कहता हूं राहुल केम अक्रॉस द रोड, तो राहुल यहां से चलकर रोड के इस तरफ आया। ये हुआ इसका मीनिंग नंबर 3।
अगर मैं कहने की कोशिश करूं इसी लिखे सेंटेंस को दोबारा से, और मैंने कहा राहुल सॉ मी अक्रॉस द रोड, मैंने ये आपके सामने छोटा सा चित्रकार बनाई, ये है आपका राहुल और इधर मैं हूं, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। राहुल ने मुझे कहा देखा, ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। दूसरा मीनिंग समझ आया। इसके एक और मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक और मीनिंग समझ आता है, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ, दोनों तरफ की अगर हम बात करें तो अगर मैं कहने की कोशिश करूं इसी लिखे सेंटेंस को, देयर आर पीपल अक्रॉस द रोड, तो इस अक्रॉस का मतलब इस तरफ भी इस तरफ भी। ठीक है जी। अब सवाल कैसे बनता है, आप किसी इंसान के पास फोन मिलाते हो, उसकी आवाज नहीं आती तो आप सवाल कहते हो आई कांट हियर अक्रॉस द लाइन। तो इस लिखी कही बात का क्या अर्थ समझ आता है भाईजान? अब इस अक्रॉस का मतलब हमें इन तीनों में कौन सा मीनिंग समझना, चलो 1 2 3 कर लेते हैं। ये 3 मीनिंग है, अगर मैं इन तीनों के तीनों मीनिंग को समझने की कोशिश करूं तो ये 1 2 और ये हुआ 3। कौन सा मीनिंग जचता है? आई कांट हियर अक्रॉस द लाइन। आपने किसी को फोन किया और फोन करने के बाद आप ये कहते हैं आई कांट हियर अक्रॉस द लाइन। तो इस अक्रॉस के मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग समझ आता है ऑन द अदर साइड ऑफ। क्लियर होगी बातचीत? अरे हाँ है ना। एक सवाल पेपर ने हमें दिया, पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड विजिट द स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या कहोगे भाई? अब इस अक्रॉस का मतलब क्या समझ आया? लोग अपने देश को छोड़कर भारत में आते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए, तो इस अक्रॉस का मीनिंग इनमें से हुआ अपने देश को छोड़कर, फ्रॉम देयर साइड टू दिस साइड। मीनिंग समझ आया? एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे फिर चीजें लेकर चलते हैं। अच्छा बच्चों, इस बात का भी थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस बात को भी थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो ये आपने फ्रॉम वन साइड टू अनदर कहा है, ये बेसिकली 2 डायमेंशंस की बात करता है। ठीक है ना? 2 डायमेंशंस की बात करता है। 2 डायमेंशन का मतलब होता है प्लेन सरफेस पर ये काम करता है। लेकिन अगर आप लोगों को 3 डायमेंशंस बताने की कोशिश करनी हो, ठीक है जी, 3 डायमेंशंस की अगर बात करने की कोशिश करनी है तो अक्रॉस को हटाकर हम तब यूज करते हैं थ्रू। जैसे अगर मैंने छोटा सा सेंटेंस कहा, वाटर कम्स हेयर, तो अक्रॉस नहीं, थ्रू पाइपलाइन, तो इसका अर्थ बदल जाता है भाई। डायमेंशंस का भी फर्क बन जाता है प्रेपोजिशन में। इसलिए बार बार एक चीज कहता हूं कि प्रेपोजिशन हिंदी से लेना देना नहीं रखती। प्रेपोजिशन के लिए परसेप्शन मैटर करता है। जितने ध्यान से आप इसे समझोगे उतनी कमी महसूस होगी। ठीक है ना जी? जितना ध्यान से सुनोगे समझोगे उतनी कमी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसका कोई अंत ही नहीं है। इसका कोई अंत नहीं है। एक छोटी सी बात और बताता हूं।
जब राउंड की और अराउंड की हम बात करते हैं तो बच्चों राउंड को अगर थोड़ा सा समझने का काम करें, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक छोटी सी टर्म जिसे हम कहते हैं राउंड द क्लॉक। अब राउंड द क्लॉक का लॉजिक क्या करता है काम, थोड़ा सा समझने समझाने का प्रयास करें। मैं आपके सामने एक छोटी सी क्लॉक बना रहा हूँ। क्लॉक के अंदर 12, 6, 3, 9। अब भैया राउंड का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जैसे अगर मैं हैंड्स ऑफ दिस क्लॉक अगर बनाने की कोशिश करूं तो ये राउंड हो गया, ठीक है जी। और ये राउंड है, आप इसको कितना भी घुमा लो सर। कुल मिलाकर जब राउंड की हम बात करते हैं तो इसका अर्थ निकल कर आता है सर्कुलर, स्फेरिकल, या फिर अगर हम कहें तो एलिप्टिकल। सर्कुलर ये हुआ भाई, स्फेरिकल आपके रजिस्टर्स के पीछे बनी हुई होती है ये, और एलिप्टिकल कुछ इस तरीके से। अराउंड की अगर हम बात करें तो अराउंड के अलग अलग मीनिंग तैयार होते हैं। जैसे अगर आप कहने की कोशिश करें, जैसे अब मैं अगर कहूं कि मेरे सामने नीरज बैठा है, इसकी एज ही इज अराउंड 30, इसका मतलब क्या हुआ? सवाल को बदलने की कोशिश करता हूं। जैसे आपका दोस्त आपको कहता है भाई कब मिलेगा, तो आपने कहा अराउंड 10 PM, इसका मतलब क्या हुआ? 10 PM का मतलब क्या समझ आया? ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसका मीनिंग तैयार होता है अप्रोक्स, ठीक है जी, अप्रोक्स। अच्छा, मैं एक छोटी सी एक्टिविटी करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना और इस चीज को समझना। अगर आपके सामने आई एम ड्रॉइंग अ लाइन अराउंड माई हैंड, इसके लिए मैंने कहा यूज अराउंड। तो अराउंड का एक दूसरा मीनिंग तैयार होता है बाय द एज ऑफ, किसी के किनारे से सटकर। अराउंड का एक और मीनिंग अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक पार्क बना रहा हूं, ठीक है। इस पार्क में कुछ लोग बैठे हैं। पार्क की एंट्री यहां से बना देता हूं, ठीक है, ठीक है जी। इसके लिए सेंटेंस तैयार किया मैंने, पीपल आर सिटिंग अराउंड द पार्क। इस अराउंड का मतलब क्या समझ आया? तो इस अराउंड के मीनिंग को अगर हम समझे तो इसका अराउंड निकल कर आता है मीनिंग हेयर एंड देयर, ठीक है बच्चों। अब आपसे सवाल पूछा जाता है सीपीओ ने पूछा भी ये सवाल, द अर्थ
मूव्स ब्लैंक द सन। क्या फिल करोगे आप इसमें से? अधिकतर स्टूडेंट्स इसमें फिल करने की कोशिश करते हैं अराउंड। अब अराउंड का अगर मैं मीनिंग लगाकर देखना चाहूं तो क्या अर्थ और सन का डिस्टेंस अप्रोक्स है? आप कहोगे नहीं सर। क्या अर्थ सन की एज से टच करके क्या इस तरीके से चीजें चल रही हैं? आप कहोगे नहीं सर, ये भी गलत है। अब अगर मैं कहूं हेयर एंड देयर, क्या अर्थ और सन की डिस्टेंस कहीं 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 पर भी? आप कहोगे नहीं सर। बेसिकली जो मोमेंटम है वो इस तरीके का है, ये आपका मान लीजिए सन है, नहीं सन हमारा लाल है, ये मैंने बनाया आपका सन, और ये रही भाई साहब आपकी अर्थ जो इस तरीके से घूमती है। इसका तो बिहेवियर एलिप्टिकल है, एलिप्टिकल सॉरी के लिए राउंड। तो ये पेपर ने आपसे सवाल पूछा है, क्योंकि गूगल भी सर्च करोगे तो भी इसका आंसर गलत ही हमें नजर आता है। ठीक है जी। गूगल पे अगर हम सर्च करने की कोशिश करते हैं तो वो भी हमें आंसर गलत ही दिखाया जाता है। तो समझने की कोशिश करते हैं।
ऊपर करके। ठीक है भाई, चलो ये तो हो गई हमारी बातचीत यहां तक कंप्लीट, फाइन। तो प्रेपोजिशन और भी कई सारी हो सकती हैं, तो प्रेपोजिशन के जिक्र इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप अपने नोट्स को पहले ध्यान से पढ़ लोगे, कल का दिन संडे का है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब जो आप लोगों को दी गई हैं उस लिस्ट पर काम करने की कोशिश करें, ठीक है। और अब मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा रुक जाऊं, थोड़ा सा आराम करूं, ठीक है, क्योंकि चलिए दोस्तों, काफी सारे बच्चों की मैथ्स की क्लास है, अपनी आप मैथ्स की क्लास को एंजॉय करें। आज की प्रेपोजिशन की बातचीत मैं आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए 2 पीडीएफ डाली गई हैं, ठीक है। और फटाफट से आप अपनी वो क्या नाम है पीडीएफ डाउनलोड करके उनको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और चलिए, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर।